नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में। तो साथियों, आज की कक्षा जो है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है और इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, फिर हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, फिर हम महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे और फिर हम मंत्रिपरिषद के, माफ कीजिएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, राज्य का विधानमंडल और राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित और अंत में हम जो है यहाँ से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान है उनकी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे आयोग, जो राज्य स्तरीय आयोग है उनके संदर्भ में। तो चलिए इस श्रृंखला में अभी हम राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो चलिए सीधे तौर पर राज्यपाल से अभी तक आए हुए, पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आगामी प्रश्नों को समाहित करते हुए यह श्रृंखला आप सभी के लिए शामिल की गई है। कक्षा को, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है साथियों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस विद्यार्थी ने ये श्रृंखला देखी है वह विद्यार्थी राजस्थान की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के सभी सवाल सही करके आएगा, उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों। मैं इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात आपको कह रहा हूं, विशेष तौर पे आप इसका ध्यान रखिए और इस श्रृंखला को आप पूरी देखिएगा और आपको बेहतर परिणाम परीक्षा में देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलिए सीधे टू द पॉइंट शुरू करते हैं आज की हम इस श्रृंखला को। साथियों, हमारा प्रश्न है, राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर 2021 में आया और इस प्रकार के प्रश्न अब एग्जाम में आना शुरू हो चुके हैं। पहले भी एक बार ऐसा प्रश्न आ चुका है और दोबारा ये प्रश्नों का वापस से ट्रेंडिंग शुरू हो चुका है, तो आपके भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, जो हमारी सीरीज है बाल की खाल राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसका जो प्रश्न हम पढ़ें, राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा सुखदेव प्रसाद, ओपी मेहरा, एम चिन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक। इसका सही उत्तर है ओपी मेहरा जी। ठीक है, ओपी मेहरा जी जो हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन साथ ही में बाकी जो लोग हैं इनके नाम यहाँ पर क्यों दिए गए हैं, इनकी क्या विशेषताएं रही कि इनको यहाँ समाहित किया गया? क्योंकि क्वेश्चन अगर दिया जाता है उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो बाकी अन्य ऑप्शंस की भी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी सही। तो चलिए हम इनकी भी बाल की खाल निकाल लेते हैं ताकि एग्जाम में आगे अगर यहाँ से कोई प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें रघुकुल तिलक, तो हमें याद रखना है कि ये आरपीएससी, आपके जो है आरपीएससी के सदस्य भी थे। ठीक है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसको आप कहते हैं, ये आरपीएससी के सदस्य भी रहे 1958 से 60 के मध्य में। ठीक है, इसके बाद में पद से बर्खास्त होने वाले, कैसे? पद से बर्खास्त होने वाले राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल हैं। पद से बर्खास्त होने वाले राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल कौन है? रघुकुल तिलक है। ठीक है, 2 विशेषताएं इनके बारे में हैं। अगर मैं आपकी बारे में बात करूं एम चिन्ना रेड्डी, तो हम बात करें राजस्थान में जो चौथा राज्य आपातकाल जिसको आप कहते हैं, या हम बात करें जिसको संविधान में नाम दिया गया, हम तरीके से कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। यानी कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगाया जाता है और ये आपके अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है और राज्यपाल के परामर्श, राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन, राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। तो राजस्थान में जो चौथा हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय हमारे यहाँ राज्यपाल कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी साहब थे। ओपी मेहरा के बारे में आप बात कर चुके हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्या हैं? ये अध्यक्ष रहे। अब देखो साथियों, इसके अतिरिक्त बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे राजस्थान से बर्खास्त होने वाले ये थे। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है?
सबसे अधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है, महिला राज्यपाल कौन है, पद से बर्खास्त होने वाले हो गए, ठीक है। अगर इसके बाद में अपन बात करें तो अन्य बहुत सारे प्रावधान यहाँ से बनते हैं राज्यपालों के संदर्भ में, जो पद पर रहते हुए उनके कार्यकाल में या तो कोई विशेष घटना हुई या वो किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे राज्यपालों के संदर्भ में एक मैं कक्षा अलग से लेकर आऊँगा, जिसका हम बात करें डिस्क्रिप्शन या जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा कि राज्यपालों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस प्रकार करके उसकी हेडिंग होगी और वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर उसको क्लिक करके पूरा आप देख पाएंगे कि किस राज्यपाल के शासनकाल में क्या हुआ, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला है, हम इसमें ज़्यादा अधिक तथ्यों को संकलन नहीं कर सकते। जो प्रश्न है उससे संबंधित बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले अभी आप हमारे जो भी नए व्यूवर्स हैं उन सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करना ना भूलें साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। नमस्कार साथियों, प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यानी कि हमारा जो है 5वां प्रश्न हम ये है, वर्ष 2020 में राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यात किए। तो साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन में 5, 7, 8, 11 आपके अनुसार कितने किए होंगे। देखिए ब्लॉक, हम इसको लॉक कर देते हैं और आपका सही उत्तर है 8, यानी कि 2020 में राज्यपाल ने 8 अध्यादेश प्रख्यात किए थे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है कि राज्यपाल का पद जो है राज प्रमुख के बाद में आया, या राज प्रमुख के बाद में कौन सा पद राजस्थान में आया, कौन सा पद राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर लाया गया। उत्तरवर्ती मतलब बाद में, उत्तरवर्ती मतलब बाद में, यानी कि राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती, यानी कि राज प्रमुख के बाद में आया। पहली बात तो ये लाइन और शब्द हमें समझने हैं, क्योंकि पूरा जो खेल होता है एग्जाम में, संविधान में, वो शब्दों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों। आगे हम बात करते हैं, देखिए 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 का मतलब है कि हमारे यहाँ चौथा चरण चल रहा था। कौन सा चरण? चौथा चरण हमारे यहाँ पूर्ण हो चुका था, जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया। चौथा चरण मतलब वृहत राजस्थान राज्य का हमने क्या किया? गठन किया। इन चीजों को पेपर में आप अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तब उस समय किसे बनाया गया? तो साथियों सबसे पहली चीज है कि राज प्रमुख हमारे यहाँ 7 चरण हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो आप एक चीज याद रखो, यहां एक ट्रिक आप याद रखो। ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है कि उभी भूम, भूम यानी जमीन, उभी यानी खड़ी। अपन कई बार गांव में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उभी भूम है साहब, उभी जमीन है ये, यानी कि उस जमीन विशेषता को लेकर हम इस प्रकार की बात कहते हैं उभी भूम। तो आपको याद रखना है उदय भान सिंह, भी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह और मैं से मान सिंह। उभी भूम। सबसे पहले राज प्रमुख ये बने थे पहले चरण में, दूसरे चरण में ये बने, तीसरे चरण में ये बने और चौथे चरण में ये बने। चौथे चरण में आपके सामने राज प्रमुख कौन बनते हैं? मान सिंह बनते हैं साथियों। तो आपके सामने सीधे तौर पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सवाई मान सिंह, या जिसको आप मान सिंह सेकंड या द्वितीय भी कहते हैं। अब इसमें से भीम सिंह कब बने? दूसरे चरण में बने, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपके बाद भूपाल सिंह कब बने? तो भूपाल सिंह आपके तीसरे चरण में बने। बाद में इनको हम बात करें चौथे चरण में महाराज प्रमुख बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? महाराज प्रमुख बना दिया गया था। अब साथियों ये प्रश्न 2 जगह से आपके कनेक्ट हो रहा है। आप अगर देखना चाहें तो ये राजस्थान की हिस्ट्री एकीकरण का प्रश्न भी है और संविधान के संदर्भ में भी है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? ये राज्यपाल की बात कर रहा है। ये 2 विषयों को जोड़ रहा है। तो एग्जामिनर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कई बार एक ही प्रश्न से 2 विषयों को कवर कर लेता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता और कोई अन्य नया प्रश्न बना देता है। यानी कि वो अपने लिए कोई एक नए प्रश्न के लिए जगह खाली रख लेता है और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 2-2 सब्जेक्ट को जोड़कर भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं साथियों। तो हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले महाराज प्रमुख का पद दे दिया। इसके बाद में साथियों
पांचवें चरण में और छठे चरण में हम बात करें, छठवां चरण तो जब पूरा हुआ तो अब हम बात करें हमारे यहाँ राज्यपाल का पद आ ही चुका था खैर, लेकिन हम बात करें चौथे और पांचवें चरण में आपके मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड जो है हमारे राज प्रमुख होते हैं राजस्थान के। और छठे चरण में आपके सामने याद रखना, छठवां चरण जब पूरा होता है कब होता है, 1 नवंबर 1956 को। तो विशेष तौर पे ये बात याद रखना, छठवें चरण में मानसिंह नहीं आएंगे, छठवें चरण में राज्यपाल का पद आएगा। और राज्यपाल उस समय नियुक्त किए गए थे, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका था। ठीक है, तो आपके सामने सीधे तौर पे आप इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा और बाकी जो सारे कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर भी हो चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? जैसा अभी हमने हाल ही में बात की थी आप सभी के सामने कि हमारे यहां पर राज प्रमुख का पद शुरू से रहा उभी भूम, उदय भान सिंह बने, भीम सिंह बने, मान सिंह बने और आपके भूपाल सिंह बने और मान सिंह बने। ठीक है, तो उभी भूम के माध्यम से हमने वो याद किया। लेकिन अब ये प्रश्न ये है कि कब समाप्त हुआ? तो मैंने अभी हाल ही बताया था कि राज्यपाल के पद का सृजन कब होता है। याद रखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमारे यहाँ पर जो राजस्थान राज्य है वो बी श्रेणी का राज्य था। हम बात करें 1 नवंबर 1956 से पूर्व, तो यहाँ से 1 नवंबर 1956 के बाद में बी श्रेणी के राज्य का हम बात करें दर्जा समाप्त करके राजस्थान को ए श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन हो गया। और हमारे यहाँ जो राज प्रमुख पद था, ये राज प्रमुख पद भारतीय संविधान के भाग 7 में था। और भाग 7 में आपके सामने बी श्रेणी के कहो, आप चाहे ख श्रेणी के कहो, आप चाहे आप कहो तो इसके बाद में ब श्रेणी के राज्य कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से बी श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ब श्रेणी के राज्यों की श्रेणी में राजस्थान था। और भाग 7 में राज प्रमुख पद का प्रावधान था, भाग 6 में राज्यपाल पद का प्रावधान था। तो हमारे यहां पर एक बात करें, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त होता है और राज्यपाल के पद का सृजन किया जाता है साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपका ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। साथ में ये तिथियां हैं साथियों, ये तीसरे चरण की तिथि है गठन की, माफ कीजिएगा, ये तीसरे चरण की है, ये आपके 5वें चरण की है, ये 6वें चरण की है और ये 7वें चरण की है। यानी कि अगर हम बात करें आपके सामने जो 7 चरण गठित हुए थे, तीसरा चरण जो गठित हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, हम बात करें 5वां चरण हुआ था वो 15 मई 1949 को, चौथा चरण अभी आपने पढ़ ही लिया था 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 आपके सामने जो है चौथा चरण गठित हुआ था। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां ये आपके राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर भी हम चाहें तो एक कक्षा ले लेंगे जिससे आपके जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है सारा क्लियर हो जाएगा। हालांकि और आपने वैसे कक्षा में पढ़ रखा होगा, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपको सही उत्तर प्रदान करेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखते हैं साथियों, राजस्थान के राज्यपालों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो कथन दिए गए हैं उन पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले किसके संदर्भ में? राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित। अगर हम बात करें उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल साथियों यह उसकी योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि आपके अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान करता है और वहाँ अनुच्छेद 157 में केवल 2 ही योग्यताएं संविधान में बताई गई हैं और वे दोनों यही हैं। पहली है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरी वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है।
ये याद रखिए साथियों, अगर प्रश्न आ जाता है कि संविधान के अनुसार योग्यताएं हैं तो केवल 2 हैं और सामान्यतः बाकी योग्यताओं का निर्धारण संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जाता है साथियों, यानी कि संसदीय प्रक्रिया द्वारा निर्धारित योग्यताएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं साथियों, ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। उसमें विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा का सदस्य बनने की। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भारत के राष्ट्रपति में होनी चाहिए, ना कि राज्यपाल में। तो यहां से आपके ये वाला गलत हो गया। आगे हम बात करें, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वह एक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सामान्य लैंग्वेज में अगर ये प्रश्न आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान के अनुसार आए तो संविधान में जो लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर सही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर 1, 2 और 4 सही है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कहां 1, 2, 4 सही है। ये रहा 1, 2, 4 सही है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि ये भी हम बात करें राज्यपाल की योग्यता है, ये भी राज्यपाल की योग्यता है और ये राज्यपाल की विशेषता है। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि एक राज्य और एक राज्यपाल, एक राज्य और एक राज्यपाल का कंसेप्ट दिया गया था मूल संविधान में। कहां दिया गया था? मूल संविधान में। लेकिन बाद में क्या किया गया साथियों? बाद में प्रावधान किया गया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के प्रावधान कब प्रभावी होते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 1956 को ये समस्त प्रावधान आपके प्रभावी होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। अभी इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो लेकर आना बाकी है। हम अगला जो कक्षा है वो थोड़ी लंबी लेंगे, लेकिन विशेष तौर पे ये आपकी 2 कक्षाएं एक तरीके से आप डेमो बेस समझ सकते हैं। इनके रुझान हमारे लिए आपकी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। आप कितना प्यार इन्हें देते हैं, कितना हम बात करें आप हमारे प्रति आपका जो है लगाव कितना है। आप अच्छे कमेंट कीजिए। साथ ही में अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और साथ ही में जो है अपने सभी दोस्तों को बताइए कि हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। चलिए साथियों, एग्ज़ाम में हमें झंडे गाड़ने हैं और इसके लिए हमें करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान वाली कहावत को जो है अपने जीवन में अपनाना होगा, जिससे हम निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।